आज हमारा पीरा एक्ट के ऊपर लेक्चर नंबर 4 है। जैसे कि आपने पहले 3 अगर लेक्चर देख चुके हैं तो उसमें हमने तीसरा जो लेक्चर था हमारा वो डेफिनेशंस के ऊपर था, जिसके अंदर आपको पता है टोटल जो है वो 53 डेफिनेशंस हैं। पहली 26 हमने थर्ड लेक्चर में कवर कर दी थी और अब इस छोटे सी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट जो है डेफिनेशंस भी हो जाएंगी और इंशाल्लाह इस लेक्चर्स के बाद अगले जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर छोटे वीडियोस में बना के आप लोगों तक पहुंचा दें। क्यों? उसकी वजह ये है, अभी तक डेफिनेशंस तक आपको सारी चीज़ें समझाना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये जो डेफिनेशन के अंदर बार बार वर्ड्स आगे जाके एक्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं और आपको उन वर्ड्स का मतलब पता हो कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ये आज के हमारा डेफिनेशंस के ऊपर आखिरी लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। इसके अंदर मैं आप लोगों का कंप्लीट डेफिनेशंस कर दूंगा और फिर अगले जितने भी लेक्चर्स हमारे आएंगे उनके अंदर इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट जो है एक्ट होगा। मतलब एक एक चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो के अंदर कर दे ताकि आप लोगों तक वो सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी आ जाएँ और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाब और बाकी सिलेबस को भी आप तक आगाही मुहैया करें ताकि जो टेस्ट एक्सपेक्टेड आ रहा है वो 16 मार्च तक आ रहा है। तो जी हम बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ये डेफिनेशंस के हवाले से है पीरा एक्ट के ऊपर। जैसे A टू लेकर Z तक, मतलब पहले से लेकर 26 डेफिनेशन होगी थी, अब ये डबल A डबल B मतलब ये 27 है, 28 इस तरह ये अगली डेफिनेशन हमारे पास आ जाएंगी। और सबसे पहले जी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं आप लोगों के लिए, पीरा का कंप्लीट जो सिलेबस है उसके नोट्स बन गए हैं। अभी ये लेक्चर थोड़ा लेट इसलिए अपलोड हुआ है क्योंकि आपको पता है टाइम कम मिला था। पहले ये र्यूमर्स थे कि जो हमारा टेस्ट है वो होना है 25 या 26 फरवरी को, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये लेट हो गया और 16 मार्च तक आप लोगों का टेस्ट होगा। तो इसलिए हम नोट्स कंपाइल कर रहे थे। नोट्स हमारे कंप्लीट पीरा सिलेबस के हो चुके हैं, कंपाइल बन चुके हैं। अब क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के ऊपर डेली बेसिस पर डेली रात 9 बजे टेस्ट होता है। जैसे कि हमारे 3 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। उन टेस्ट के अंदर हम लोगों ने पहला टेस्ट हमारा पीरा एक्ट के ऊपर था, दूसरा टेस्ट जो हमारा था वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था, तीसरा CRPC के ऊपर था। आज भी हमारा CRPC के ऊपर टेस्ट है। पहले जो है 2 टेस्ट उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ओपन करके आप टेस्ट दे सकते हैं। आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा किस तरह का टेस्ट है, किस क्वालिटी का टेस्ट है। और जब आप डेली टेस्ट दे रहे होते हैं तब आपको एक अच्छी तैयारी हो रही होती है, आपकी एवेल्युएशन हो रही होती है कि हाँ भाई अब मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस पे स्टूडेंट के नंबर्स आ रहे होते हैं। ये टेस्ट आपकी स्क्रीन पे चल रहा है तो स्टूडेंट के नंबर्स आ रहे होते हैं, उनके 20 में से 18, 19, 20 नंबर आ रहे हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ भी मेरी ये चीज़ कवर हो गई है, अब मुझे दूसरी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम डेली शाम को बता देते हैं कि कल किस चीज़ का टेस्ट होगा आपका, तो वो बच्चे पे तैयार करते हैं और हम इंशाल्लाह उनका रात को 9 बजे टेस्ट ले लेते हैं। और शाम को रखने का मकसद ये है, बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो जॉब होल्डर्स हैं तो उन तक वो टाइम आसानी के साथ वो मैनेज कर लेंगे। मतलब तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस के और टेस्ट देने के लिए खुद को इनरोल करवाना चाहते हैं तो ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इस पर रब्ता करके करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास जो डेफिनेशन का मतलब है इनिशिएटिंग अथॉरिटी, इसका क्या मतलब होगा? इनिशिएटिंग अथॉरिटी होती है जी कोई भी ऐसा ऑफिसर या फिर अथॉरिटी इस एक्ट के तहत जो इंक्वायरी को स्टार्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वो कहलाएगा हमारे पास इनिशिएटिंग अथॉरिटी। इंक्वायरी को स्टार्ट करवाने वाला वो कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, वो कोई भी ऑफिसर हो सकता है, जो क्या करेगा, इंक्वायरी स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा, वो इनिशिएटिंग अथॉरिटी कहलाएगी। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या होता है? इस एक्ट के तहत अगर किसी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ओहदा मिला हुआ है, मतलब इसकी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो डेफिनेशन ये है कि इस एक्ट के तहत जो पीरा एक्ट है इसके तहत अगर किसी ऑफिसर को अथॉरिटी मिली हुई है किसकी? इन्वेस्टिगेशन करने की, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहलाएगा। जैसे स्कूल में एक टीचर होता है वैसे पीरा डिपार्टमेंट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो क्या कहलाता है? इस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहलाता है। फिर है जी हमारे पास मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या होता है? मजिस्ट्रेट से हमारा सिंपल मजिस्ट्रेट ही है और इसका जो रेफरेंस उन्होंने लिया है वो 14A मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो 14A है सेक्शन हमारा, उसके अंदर मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन लिखी गई है। और वहाँ पर क्या लिखी गई है? तो जो मतलब हमारे पास सिंपल एक मजिस्ट्रेट होता है, जो मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी होती है, तो जो हमारे पास मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट का ये मतलब यहाँ से मुराद क्या है? मजिस्ट्रेट ही है। तो आगे जी नोटिस। नोटिस कैसे कहते हैं? नोटिस कहते हैं समन को। हम किसी को नहीं कह देते ये आपको नोटिस आया है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी नोटिस भेजा जाता है किसी भी बंदे को बुलाने के लिए, इंक्वायरी के लिए या फिर किसी भी प्रोसीजर के लिए, तो हमारे पास नोटिस होता है जिसे हम समन भी कहते हैं। फिर है जी ऑफेंस।
ऑफेंस आपको पता है ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस होता है कोई भी जुर्म, किसी भी जुर्म को क्या कहते हैं हम? ऑफेंस कहते हैं। मतलब कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी जो CRPC, PPC मतलब पाकिस्तान पिनल कोड या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अगेंस्ट हो, ऐसे रूल जो बताए गए और उनके अगेंस्ट आपने कोई काम किया है, जैसे कोई चोरी कर लेता है तो चोरी गलत है ना, बताया गया कि ये जुर्म है, ये कानूनी तौर पर गलत है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑफेंस। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो इलीगल एक्टिविटी जो लॉज के अंदर रहते हुए गलत साबित है, जो बताई गई है कि अगर ये काम होगा तो ये जुर्म है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑफेंस कहलाता है। फिर है जी ऑफेंडर। जुर्म करने वाला कौन होता है जी? ऑफेंडर होता है। जो जुर्म करता है उसको हम ऑफेंडर कहते हैं। फिर है जी पेनल्टी। पेनल्टी कहते हैं जी जुर्माने को। जुर्माना, कोई भी फाइन हो सकता है, किसी को जेल भेजा जाना, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? पेनल्टी कहलाती है। पेनल्टी कहते हैं फाइन को, जुर्माने को। कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई पैसों की शक्ल में हो सकता है, या फिर किसी को जेल भेजना, वो हमारे पास पेनल्टी कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है पर्सन की। पर्सन किसे कहते हैं जी? पर्सन से मुराद यहाँ एक तो है नेचुरल इंसान, जैसे मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान है, कोई भी एक आपके इर्द गिर्द एक चलता फिरता इंसान है, तो वो इंसान है, नेचुरल इंसान जिसे कहते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी पर्सन की डेफिनेशन में शामिल की गई हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन करवाने का मतलब यही है ना कि आपको पता हो कि ये अगर वर्ड इस एक्ट के तहत, वैसे तो पर्सन का मतलब हम इंसान लेते हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत पर्सन से मुराद सिर्फ इंसान नहीं है, इंसान है लेकिन सिर्फ इंसान नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें शामिल हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्सन के अंदर हमारे पास जनाब जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती है मीन्स अ नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग पार्टनरशिप। एक नेचुरल पर्सन हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा मतलब पर्सन पार्टनरशिप में हो सकते हैं। कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एसोसिएशन हो सकती है, कोई ज्वाइंट स्टॉक एसोसिएशन हो सकती है, कोई कॉरपोरेशन हो सकती है, या फिर इस तरह की कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट स्टॉक एसोसिएशन, इन सब को, या किसी नेचुरल इंसान हो गया, कोई फर्म होगी, तो उन सब को क्या कहेंगे हम? यहाँ पर पर्सन गिनेंगे, पर्सन कहेंगे। उसके बाद जी हमारे पास है जी प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड कहते हैं बयान किया हुआ, बताया हुआ। तो जो हमारे पास इस एक्ट के तहत जो रूल्स बताए गए हैं, जो लॉज बताए गए, उसके क्या कहेंगे हम? प्रेस्क्राइब, बयान किए हुए। फिर है जी हमारे पास प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर कहते हैं सरकारी वकील को। प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं? प्रोसिक्यूटर कहते हैं सरकारी वकील को। तो जो सरकारी वकील होता है हमारे पास वो कहलाता है जी प्रोसिक्यूटर। जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो मुजरम होता है, जो जुर्म करने वाला है, उसके खिलाफ केस को मजबूत करता है, तो प्रोसिक्यूटर कहते हैं सरकारी वकील को। और उसकी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 30 से रेफरेंस लिया गया है। 30 से मुराद इस एक्ट का सेक्शन नंबर 30, वहाँ पर प्रोसिक्यूटर को बयान किया गया है। तो प्रोसिक्यूटर बेसिकली वहाँ पर क्या बयान किया गया कि एक सरकारी वकील होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से केस को मजबूत कर रहा होता है। फिर जी पब्लिक नॉइसेंस। पब्लिक नॉइसेंस और जो हमारे पास ऑफेंस है, ये दोनों चीज़ें सेम है। ऑफेंस जुर्म होता है, पब्लिक नॉइसेंस के अंदर थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा बयान की गई, और ज़्यादा ऐड की गई हैं। पब्लिक नॉइसेंस भी क्या होता है कि अवाम की तरफ से या फिर किसी इंसान की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी को पब्लिक नॉइसेंस कहते हैं। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो भी आपको बता देता हूँ। पब्लिक नॉइसेंस मीन्स एनी इलीगल एक्ट, कोई भी इलीगल एक्ट हो सकता है, और एमिशन, कोई भी खिलाफ वर्जी हो सकती है, विद विच काजेज वायोलेशन, जो वायलेट करती है, खिलाफ वर्जी करती है, अंडर द एक्ट आर स्केड्यूल लॉज आर विच मे काज एनी कॉमन इंजरी। यहाँ पर ऑफेंस बताया गया कि ऑफेंस कोई जुर्म होता है, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया कि ऑफेंस कौन से, कोई इलीगल एक्टिविटी कौन सी, कोई भी इंजरी हो सकती है, किसी को फिजिकल हार्म पहुंच सकता है, किसी को चोट लग सकती है, तो वो होगा पब्लिक नॉइसेंस। फिर कॉमन इंजरी, डेंजर, खतरा या अनॉयंस, किसी को बेचैनी करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, टू द पब्लिक in general who dwell or occupy property in the vicinity or which shall cause injury, obstructions, danger or annoyance to persons who have occasion to use any public right। मतलब एक किसी बंदे के राइट है, जैसे मैं हूँ ना, मेरा किसी भी सरकारी सड़क के ऊपर चलना एक राइट है, पब्लिक राइट है, मुझे कोई वहाँ कल रोकता है तो वो क्या पब्लिक नॉइसेंस है। या मतलब कोई मतलब ऐसे कोई कॉमन मैन आता है, वो कहता है जी आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, ये सरकारी सड़क आज से मेरी है, या फिर यहाँ से गुजरना मन है जी, वो किसी पूरे गांव को रोक देता है, तो ये क्या है? ये एक पब्लिक नॉइसेंस है। मतलब गवर्नमेंट की या फिर कोई ऐसा चीज़ें जो लॉज के अंदर बताई गई कि ये जनरल यूज़ के लिए हैं, तो अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारे पास क्या है? पब्लिक नॉइसेंस है। मतलब ये भी बेसिकली क्या है? एक तरह का ऑफेंस ही है। ऑफेंस का दूसरा नाम क्या है? पब्लिक नॉइसेंस। अवाम को तकलीफ पहुँचाना, अवाम को नुकसान पहुँचाना, कॉमन इंजरी हो जाना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पब्लिक नॉइसेंस कहलाएगा। फिर जी पब्लिक प्लेसेस।
पब्लिक प्लेसेस क्या होती हैं? पब्लिक प्लेसेस वो होती हैं जो गवर्नमेंट की प्लेसेस होती हैं। पब्लिक प्लेसेस के अंदर हमारे पास स्कूल आ जाते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं, स्ट्रीट्स आ जाती हैं और भी बाकी चीज़ें काफ़ी सारी इसमें बताई गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर। तो पब्लिक प्लेसेस से मुराद यहाँ पर जनाब हमारे पास है पार्क्स होगी, स्ट्रीट्स होगी, हाईवेज हो गए, कॉमन एरियाज ऑफ स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या कहलाती हैं? ये हमारे पास कहलाती हैं पब्लिक प्लेसेस। फिर जी रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है साइटेशन कहते हैं। रेफरेंस मुराद ये कि अगर हम देखें जैसे हमने ये 14A कोड का है ना कि मतलब मजिस्ट्रेट की जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर पीरा एक्ट के अंदर बताई गई है ना, ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 14वें सेक्शन में से ली है। तो ये क्या है? रेफरेंस लिया हमने दूसरे एक्ट का। तो वो रेफरेंस क्या कहलाता है कि मतलब हम किसी और चीज़ के किसी और एक्ट में से अगर कोई बात बता रहे हैं तो हम उसका रेफरेंस देंगे, हाँ भाई ये जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है ये हमने वहाँ से ली है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है जी रेफरेंस। या फिर जैसे कि यहाँ पर सेक्शन प्रोसिक्यूटर का सेक्शन नंबर 30 बताया गया कि हमने इस एक्ट में से 30 नंबर सेक्शन में से हमने ये बात की, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेफरेंस कहलाएगा कि हम यहाँ पर रहते हुए किसी और चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये रेफरेंस है। फिर जी रेगुलेशन मतलब इस एक्ट के तहत कोई कानून बनते हैं, कोई रेगुलेशन बनती हैं, तो हमारे पास क्या कहलाएंगी? रेगुलेशन कहलाएंगी। फिर जी रेक्विजिशन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेक्विजिशन से मुराद क्या है? रेक्विजिशन हम उस चीज़ को कहते हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का कोई एक नया कानून बनाती है, वो आपने लागू करवाना है, तो कौन करवाएगा? जो इन्फोर्समेंट इंचार्ज होगा ना, इन्फोर्समेंट स्टेशन इंचार्ज, मतलब जो इन्फोर्समेंट थाने बनेंगे, इन्फोर्समेंट स्टेशन जो इंचार्ज होगा वो हेयरिंग ऑफिसर जो हमारे पास होगा 17 ग्रेड का ऑफिसर होगा, उसके साथ राय करके, उसके साथ मतलब उसको कॉन्फ्रेंस में लेकर वो एक एप्लीकेशन भेजेगा। किसको? सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड को भेजेगा। सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड को भेजेगा और क्या कहेगा कि हमें सपोर्ट चाहिए इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। फ़र्ज़ करें जी कल को दुकानों के सामने दुकान वालों ने आगे तक अपने शेड बढ़ाए होते हैं, उन्होंने आगे सड़क तक कवर की होती है, अपनी चीज़ें रखी होती हैं। कल को कोई इंक्रोचमेंट के खिलाफ आ जाता है जी आप इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाएं। जैसे आजकल आपको पता है कि दुकानों के शेड गिराए जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट ख़त्म की जा रही है, सरकारी जगह पर जो घर बने उनको खड़ा जा रहा है। तो वो क्या करता है? इन्फोर्समेंट इंचार्ज जो करेगा वो हेयरिंग ऑफिसर को कॉन्फ्रेंस में लेगा, उसको कहेगा कि सर हमें एक रेक्वेजिशन भेजी चाहिए। किसको? सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड को। तो बोर्ड को वो एक रेक्वेजिशन भेजेंगे एप्लीकेशन की फॉर्म में कि हमें एक सपोर्ट चाहिए कि हम ये लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकें, हम वो जाके शेड उतरवा सकें। मतलब हमारे पास एक बैकअप होता है ना कि पूरा एक जो कहते हैं प्रोटोकॉल को फॉलो करना, तो प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए एप्लीकेशन भेजेंगे सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड को, उनसे सपोर्ट लेंगे। वो सपोर्ट मतलब कैसे हो सकती है? वो किसी भी सूरत में हो सकती है। वो फाइनेंशियली हो सकती है कि मतलब कोई मशीनरी को साथ भेजकर, या फिर पुलिस के मतलब सार्जेंट को, कांस्टेबल्स को साथ भेजकर। तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास कहलाएगा जी रेक्वेजिशन भेजना है। रेक्वेजिशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है? एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन भेजना किसको? सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड को। क्या मांगने के लिए? सपोर्ट मांगने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी रूल्स की। रूल्स क्या होते हैं कि इस एक्ट के अंदर, पीरा एक्ट 1924 के अंदर रहते हुए कोई भी रूल्स बनाए जाएंगे और उनको फॉलो करवाया जाएगा, तो बस क्या कहलाएंगे? रूल्स कहलाएंगे। बेसिकली ये हमारे पास डेफिनेशन है ना, इनका मतलब हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी सिलेक्शन पैनल की। सिलेक्शन पैनल क्या होता है? अब देखें, आप कोई कमेटी बननी है किसी भी मामले के ऊपर और उस कमेटी के मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, तो वो कौन सिलेक्ट करेगा? वो सिलेक्ट करेगा सिलेक्शन पैनल। और ये सिलेक्शन पैनल कैसे बनेगा? वो कह रहे हैं कि इस पीरा एक्ट सन 2024 के अंदर रहते हुए जो पैनल बनेगा, जो किसी कमेटी को सिलेक्ट करने के लिए बनेगा, वो क्या कहलाएगा? हमारे पास सिलेक्शन पैनल कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केड्यूल। स्केड्यूल भी हम कहते हैं, उर्दू में शेड्यूल भी कहते हैं। जो इस एक्ट के अंदर रहते हुए कोई अपेंडेड स्केड्यूल्स बनेंगे, कोई भी शेड्यूल बनेगा, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? शेड्यूल कहलाएगा, स्केड्यूल कहलाएगा। फिर स्केड्यूल लॉज, इस पीरा एक्ट के अंदर रहते हुए कोई भी लॉज बनेंगे, कोई लॉज तरतीब होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास स्केड्यूल लॉज कहलाएंगे। जो इसके अंदर बयान किए होंगे, जो बताए होंगे, तो हमारे पास स्केड्यूल लॉज कहलाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी सार्जेंट की। सार्जेंट क्या होते हैं? जैसे हमारे पास पुलिस के अंदर कांस्टेबल होते हैं, वैसे ही यहाँ पर इन्फोर्समेंट के अंदर हमारे पास सार्जेंट्स होंगे। फिर है जी सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज मुराद यहाँ पर जो गवर्नमेंट अपनी अवाम को, अपने पंजाब के रहने वाले लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जो खिदमत सर अंजाम देंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा सर्विसेज। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो है जी स्टेट प्रॉपर्टी की। स्टेट प्रॉपर्टी मतलब ऐसी जगह, ऐसी प्लेस, ऐसे ऑफिस या फिर कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की मलकियत में हो, जो गवर्नमेंट की चीज़ हो, जिसे ओन गवर्नमेंट करे, कोई प्राइवेट बंदा ना करे, आप और मैं ना करें, कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करे,
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो मलकियत होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, स्टेट प्रॉपर्टी कहलाएगी। या कोई पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान मुल्क है ना, जो रेलवे है वो क्या है, स्टेट प्रॉपर्टी है। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल क्या है, स्टेट प्रॉपर्टी है। इस तरह सरकारी जो पुलिस के पास गाड़ी हैं वो क्या है, वो एक स्टेट प्रॉपर्टी है। तो जो ऐसी चीज़ें जो मलकियत गवर्नमेंट की होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो स्टेट प्रॉपर्टी कहलाती हैं। फिर हमारे पास सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या चीज़ है, एक होती है डिवीजन जो हमारे पास, जैसे आपके पास लाहौर है, बहावलपुर है, साहिवाल है, वो भी डिवीजन किस हिसाब से होती हैं। अब देखिए, एक होती है डिवीजन, उसके नीचे आ जाती है सब डिवीजन। सब डिवीजन के अंदर हमारे पास आ जाता है ज़िला, तहसील, आगे हमारे पास आ जाती है यूनियन काउंसिल आ जाती है। तो ये सारी जो सब डिवीजन लेवल के ऊपर होती है। डिवीजन तो डिवीजन है, उसके बाद नीचे जो भी सब डिवीजन के अंदर हमारे पास तहसील आ जाती है, ज़िला आ जाता है। तो वो कह रहे हैं ये सब डिवीजन किस हिसाब से होगी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर बताया गया है। इसकी जो डेफिनेशन है वो वहाँ पर बताई गई है, और वो क्या होगी, वो ऐसा सब डिवीजन होगी जो डिवीजन के अंदर काम कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो सब डिवीजन होती है, इसमें यहाँ पर जिला है, तहसील है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सब डिवीजन कहलाएगी। डिवीजन तो फिर डिवीजन होती है, जो डिवीजन हमारे पास जैसे लाहौर है, जैसे साहिवाल है, बहावलपुर है, एक डिवीजन होती है। लेकिन सब डिवीजन मतलब डिवीजन के अंडर जो चीज़ें काम करेंगी, मतलब जैसे ज़िला है, तहसील है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, सब डिवीजन कहलाती है। फिर है जी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। वो कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत जो सब डिवीजन के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहलाएगा। सब डिवीजन के अंदर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर काम करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इस एक्ट के तहत, इस जो ये एक्ट जिसको अपॉइंट करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहलाएगा, जिसे हम SDEOB कहेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जैसे आपको पता है आजकल उनकी पासिंग आउट परेड कल हो गई है, SDEO जो सिलेक्ट हुए हैं ना। फिर जी सप्लाईज। सप्लाई क्या है कि मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट कोई भी सप्लाई करती है, कोई भी चीज़ मेंटेन करती है, तो वापस क्या कहलाएगी, सप्लाईज कहलाएगी। फिर है जी हमारे पास स्पोर्ट्स स्टाफ। स्पोर्ट्स स्टाफ क्या होता है, अब देखिए ये एक हमारे पास है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये सारे मेन ऑफिसर्स है ना। तो फिर इनकी हेल्प के लिए, मतलब ऑफिस चलाने के लिए, ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, और भी अब देखिए एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा, एक वॉचमैन भी होगा, एक सुबह आके ऑफिस खोलने वाला भी होगा, वहाँ पर एक फाइल्स को मेंटेन करने वाला क्लरिकल स्टाफ भी होगा, और बाकी भी होंगे। ज़ाहिर सी बात है सारे तो नहीं ना होंगे जो मतलब जाके डायरेक्ट एक्शन लेने वाले, तो स्पोर्ट्स स्टाफ भी होता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जिसमें क्लरिकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल जॉब्स अदर हैं जो मेंटेन करेंगे किसको, ऑपरेशंस को और ऑफिस को। जो हमारे जो ऑफिस का काम सारा चल रहा है उसको जो मेंटेन करने वाला क्या कहलाएगा, हमारे पास स्पोर्ट्स स्टाफ कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है जी विसल ब्लोअर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर भी है इस एक्ट के अंदर। विसल ब्लोअर क्या होता है, विसल ब्लोअर कहते हैं जो खबरी होता है, जो किसी भी इदारे का खुफिया खबरी होता है। पुलिस वालों के पास भी काफ़ी सारे खबरी होते हैं। तो ये क्या होता है, ये अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए खुफिया खबर रसाई कर रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो चीनी है उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो कुछ किसी आदमी ने, किसी डीलर ने को मतलब 1000 थोड़ा या 2000 थोड़ा चीनी का उसने स्टोर किया हुआ है। अब किसी को पता नहीं है, गवर्नमेंट के ऑफिसर को, पीरा वालों को पता नहीं है, तो कोई ऐसा बंदा जो अंदर की खबर ला के देगा और बताएगा कि जी वहाँ पर चीनी स्टोर है, आप जाके वहाँ पर छापा मारें और वो चीनी पकड़े, तो वो जो हमारे पास क्या कहलाएगा, जो अवाम के फ़ायदे के लिए। अब ये किसके लिए काम कर रहा है, अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है ना, क्योंकि वो जो चीनी स्टोर हुई है वो एक जगह पर स्टोर हुई है, ना जाने कितनी जगह पर स्टोर हो गई है, ज़ख़ीराअंदोज़ी हुई है, मार्केट में क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम हो गई है, तो उससे क्या होगा, रेट बढ़ जाएंगे। मतलब एक क्या आ जाएगा, पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट हो जाएगी, ऑफेंस क्रिएट होगा। तो वहाँ पर फिर ये विसल ब्लोअर क्या होते हैं, खुफिया खबरी का काम कर रहे होते हैं, और ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। ये फिर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। इनको फिर पे किया जा रहा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये खुफिया खबरी की तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये फिर इस लाश के अंदर रहते हुए बता रहे होते हैं, डिस्क्लोज कर रहे होते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि इसको ओपन कर रहे होते हैं चीज़ों को कि हाँ भाई यहाँ पर ये जुर्म हो रहे हैं, आप इसको जाके जो मतलब किसी डिपार्टमेंट के नोटिस में चीज़ें नहीं होती, ये नोटिस में लाते हैं चीज़ें। उसके बाद ही सेक्शन नंबर जो 2 हमारा डेफिनेशन है, यहाँ पर डेफिनेशंस जो हमारे पास हमने 53 डेफिनेशंस की, और यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 के अंदर सब सेक्शन 2 भी है। सब सेक्शन 2 ये कहता है अगर कोई वर्ड, अगर कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पर इस एक्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया है लेकिन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, उसको बताया नहीं गया, कोई भी ऐसा लफ्ज़, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा इडियम जो यहाँ पर इस्तेमाल तो किया गया पीरा एक्ट के अंदर लेकिन उसका मीनिंग नहीं बताया गया, तो उसका मीनिंग फिर क्या होगा, वो कह रहे हैं फिर जो जिस लॉ के अंदर बताया गया होगा उस लॉ का मतलब
और फिर उसके बाद अब देखें कोई भी चीज़ है किसी लॉ के अंदर बनाई गई है, जैसे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसके अंदर सब डिवीजन का मतलब बताया गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर इस एक्ट के अंदर किसी चीज़ कोई ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल किया गया लेकिन उसका मीनिंग नहीं बताया गया, तो वो कहते हैं फिर उस एक्ट के अंदर रहते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर जो उसकी डेफिनेशन होगी वो यहीं पर वैसे ही मानी जाएगी। मतलब कोई ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर नहीं बताया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बताया गया है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी उसका वही मतलब होगा जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसका मतलब है। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था। आई होप कि आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई होंगी, आपको सारी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह पूरे चैप्टर्स के ऊपर लेक्चर्स बनाएं, कमेंट में जरूर बताइएगा आपका इस लेक्चर के बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, आपको कंप्लीट समझ आ गई है तो आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकें। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और आप डेली टेस्ट देके अपनी तैयारी की एवोल्यूशन करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।